तो आज का टॉपिक है हमारे पास सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो क्या है ना कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के अंदर में डिस्कस किया था कि आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। आज के टाइम में दुनिया में जो कुछ भी काम चल रहा है ना, उसमें डेटा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डेटा का इतना बड़ा रोल है कि आप ये समझ लो कि जितनी भी कंपनियां हैं वो आपका डेटा खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, करोड़ों करोड़ रुपए। वो ये कहती हैं कि भाई आप मुझे लोगों की इन्फॉर्मेशन दो और मैं उसके लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा, क्योंकि लोगों का डेटा मतलब बिजनेस, लोगों का डेटा मतलब लोगों का पूरा माइंडसेट उठा के रखा जा सकता है। फेसबुक, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम, ये सारे क्या कर रहे हैं, तुम्हारा डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा, आज हम लोग सीखेंगे कि डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, और डेटा कौन कौन से तरीके से इकट्ठा होता है, तो एक एक करके सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है हमारे पास डेटा को दो तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास सेंसस मेथड, दूसरा होता है हमारे पास सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड का क्या मतलब होता है, सपोज करो एक पॉपुलेशन के अंदर में जितने भी लोग हैं, अगर मैं हर एक को कंसिडर करूं और हर एक से क्वेश्चन आंसर पूछूं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंसस मेथड। हर एक यूनिट को हम कंसिडर करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो होता है सेंसस मेथड। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी होता है जो कि होता है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सारे के बारे में स्टडी ना करके कुछ बंच को उठा लेते हैं और उस बंच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सेंसस एंड सैम्पलिंग एक बार वापस से समझाते हैं। सेंसस मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड के अंदर में हर एक यूनिट को कंसिडर करेंगे, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। अगर एक क्लास के अंदर में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, उनका डेटा उठा लेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरा मेथड है हमारे पास सैम्पलिंग, जहां पर हम क्या करेंगे, पूरी क्लास के बच्चों को नहीं कंसिडर करेंगे, उसमें से कुछ बंच को उठाएंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे ही पूरे क्लास के बारे में क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंक्लूजन दे देंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे आपकी क्लास के बारे में समझना है कि आपकी क्लास अच्छे बच्चों की है या नालायक बच्चों की। तो रादर मैं सारे बच्चों के पास जा जाके इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूं, मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से कुछ एक चुनिंदा बच्चे उनको उठा लूंगा और उनसे रैंडमली उनकी कॉपी चेक करवा लूंगा। उनकी कॉपी चेक करूंगा, उनका होमवर्क चेक करूंगा, उनके मार्क्स चेक करूंगा, और मुझे पता चल रहा है कि जो मैंने 5-6 बच्चे उठाए हैं वो सारे के सारे ही नालायक हैं। ठीक है, उसमें से किसी भी बच्चे की कॉपी पूरी नहीं है, किसी बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये पूरी की पूरी क्लास ही कैसी है। बताओ, 5 बच्चे रैंडमली उठा, वो भी नालायक ही निकले, है ना। तो ये होता है आपका सैम्पलिंग मेथड। लेकिन अगर मैं हर एक बच्चे के बारे में क्या कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, हर एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, हर एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सेंसस मेथड। क्लियर हो गया बात। अब जरा ये देखते हैं कि दोनों मेथड लगते कहाँ है। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कहाँ कहाँ लग सकते हैं। देखो, सेंसस मेथड केवल वहीं लग सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन छोटी हो, पॉपुलेशन लिमिटेड हो। हाँ, जहाँ पे अगर मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो सेंसस मेथड को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझ के देखो कि आप हर एक यूनिट को कंसिडर करो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो कई कई बार ये क्या होता है, फिजिएबल नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटी पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, बड़ी पॉपुलेशन के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये जहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया कितना डाइवर्स है। यहाँ पे हर 100 किलोमीटर के अंदर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डिशेज चेंज हो जाती हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे सेंसस मेथड। लेकिन अगर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम सेम सी है, सारे लोग एक जैसे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि सारे लोग ही ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और अगर छोटा एरिया है, ओ सॉरी, अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा है, आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसके लिए सैम्पलिंग मेथड अच्छा है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन की स्टडी करने से बेटर है थोड़े की स्टडी करो और सारे लोग एक जैसे, तो उनके बारे में कंक्लूजन फेंक के मारो। ठीक है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए और बहुत ज़्यादा डीप डिगिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानना है, तो सेंसस मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको इतना डीप डिग नहीं करना, आपको थोड़ा रफ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड लगा सकते हैं। एंड लास्ट, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, देखो सेंसस मेथड में ना जो आंसर है वो हमेशा एक्यूरेट ही आता है, ज़्यादातर इसके चांसेस है कि एक्यूरेट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी यूनिट को कंसिडर किया, छोड़ा तो किसी को ही नहीं, छोड़ा है किसी को, आपने सारी यूनिट को कंसिडर किया। लेकिन सैम्पलिंग मेथड के साथ दिक्कत है। सैम्पलिंग मेथड में क्या दिक्कत है,
कि अगर आपने कुछ सैंपल उठाया एंड अनफॉर्चुनेटली वो सैंपल ही फॉल्टी निकला तो आपका कंक्लूजन भी फॉल्टी आ जाएगा। तो इसमें एक्यूरेसी की थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें डेटा हमेशा एक्यूरेट होगा क्योंकि आप ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, दोनों की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं। अच्छी बातें में डिस्कस करते हैं कि ये एक्यूरेट है, बायसनेस है ही नहीं क्योंकि आप हर एक यूनिट को कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन यानी आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हो जाती है यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन और के लिए भी अच्छा है। ठीक है, बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड की। ये इकोनॉमिकल है यानी पैसा बचा लेता है आपका, टाइम सेविंग है, टाइम भी बचा लेता है। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, इसका क्या मतलब है, अगर आप सैंपल को पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करो तो आपको एरर पता चल जाएगा कि आपने जो सैंपल के साथ आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, देखो जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसके लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, सारी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने से बेटर है सैंपल को सैंपल को एडमिनिस्ट्रेट कर लो। अगर आप सैंपल पे अच्छा कंट्रोल रखते हो तो ऑफ कोर्स ये बात है पॉपुलेशन पे भी आप जो कंक्लूजन निकालोगे वो अच्छा निकालोगे, लेकिन अगर आप सैंपल के साथ फॉल्ट कर देते हो तो प्रॉब्लम आएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से यानी एडमिनिस्टर करना है तो सेंसस मेथड के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा है एंड ये साइंटिफिक है। देखो क्या है ना, अगर आप किसी चीज़ में कोई टेक्निक नहीं लगा रहे हो तो वो नॉन साइंटिफिक होता है, लेकिन अगर आप टेक्निक लगा रहे हो तो वो साइंटिफिक होता है। हमारे पास इसके अंदर में टेक्निक लगेगी, लेकिन इसमें क्या टेक्निक, आप सारी यूनिट को कंसिडर कर रहे हो तो कोई टेक्निक थोड़ी लगी है, तो इसलिए ये कम साइंटिफिक है, ये ज़्यादा साइंटिफिक है। बुरी बुरी बातें यानी इनके दोनों के ड्रॉबैक्स। सबसे पहला ड्रॉबैक कि सेंसस मेथड बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा, इसमें बहुत मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इतने सारे लोगों के बारे में स्टडी करने के लिए आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए, और बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, बड़े एरिया के लिए। सैम्पलिंग मेथड के साथ क्या खास बात है, सबसे पहला पार्शियलिटी, जो लोग सैंपल में आ गए उनके साथ तो पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन जो लोग रह गए उनके साथ तो पार्शियलिटी हो गई है ना, क्योंकि वो सैंपल में नहीं है। दूसरा, कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग भी आ सकते हैं। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन कैसे आ सकता है, अगर आपने सैंपल फॉल्टी ले लिया, ये कैलकुलेशन नहीं है, इसे वो कर देना रॉन्ग कंक्लूजन्स। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन रॉन्ग्स भी आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका सैंपल गलत हो गया तो फिर कंक्लूजन रॉन्ग ही आएंगे। डिफिकल्ट इन सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल को चूज कैसे करना है यही अपने आप में एक कह सकते हैं ना टेक्निकल चीज़ है। सैंपल कैसे बनाया जाए, सैंपल कैसे चूज किया जाए। डिफिकल्ट इन फ्रेमिंग सैंपल एंड स्पेशलाइज नॉलेज, यहाँ पे सैंपल उठाने वाले बंदे के पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, अगर उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, तो ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैंपल किस किस तरीके से उठाए जाते हैं। ठीक है, सैंपल को उठाने के यानी मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या क्या है, जिसमें हमारे पास 5 हैं, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस, सॉरी 6। ठीक है, टोटल 6 है ये हमारे पास, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है, आप ऐसे आंख बंद करते हो, ऐसे करते हो, और उसमें से जो हाथ में आ गया उसे कहते हैं सैंपल है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, जस्ट लाइक लॉटरी। ठीक है, जहाँ पे आप लॉटरी, तो अब जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर में मान लीजिए 2000 घर है, तो 2000 घरों में मैंने रैंडमली कुछ घर उठा लिए अपने, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सबके नंबर एक बाउल में डाले और ऐसे ऐसे उठा लिया। अब उसमें मान लो जिन जिन पर्चे पे जो घर आ गए वही हमारे सैंपल बन गए, इनकी स्टडी कर लेनी है। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट सैम्पलिंग होती है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। लकी ड्रॉ में ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा ना, लकी ड्रॉ वाला काम। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज सैंपल। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर में कोई भी आपसे लड़ाई नहीं करेगा कि आपने मुझे नहीं चूज किया, मेरे को भी आना था सैंपल में, क्योंकि उसे पता है कि शायद वो भी आ सकता था। जैसे लॉटरी होती है, तो लॉटरी में हमें पता है किसी एक बंदे का नाम ही आएगा, तो बाकी बंदे क्या लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते, किस्मत की बात थी,
क्या पता उनकी किस्मत होती, शायद उनका नाम आ जाता, लेकिन नहीं आया। तो रैंडम सैम्पलिंग में हर यूनिट के पास इक्वल चांस होता है, कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, इस मेथड की खास खास बातें हैं। सबसे पहला, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। हमने किसी के साथ भेदभाव तो किया ही नहीं, किया हमने तो बस ऐसे उठा लिया, सबके पास चांसेस थे, तुम भी आ सकते थे, तुम भी आ सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोई बायसनेस नहीं देखी जाती। एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन एज बीइंग सेलेक्टेड एज सैंपल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और ये एक सिंपल मेथड है। ठीक है, लेकिन डीमेरिट क्या है? इसकी डीमेरिट में सबसे पहला है कि कई कई बार जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो ना, तो हमारे यूनिवर्स या पॉपुलेशन की कोई ऐसी आइटम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सैंपल में अगर नहीं आती है तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट करने वाले में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि स्पोर्ट्समैन होंगे, ठीक है, जो इंडिया को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, साइंटिस्ट होंगे, ये लोग हमारे इंडिया को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने जब सैंपल उठाया तो उसमें सारे के सारे वो लोग निकले जो वेल्ले हैं, जो खाली है, जिनके पास काम नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग निकल गए। तो ऐसे में कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये कहता है दिस मेथड डज नॉट गारंटी द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। हम इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते कि जो हमने सैंपल उठाया है वो बिल्कुल सही प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का। ठीक है, और रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। 140 करोड़ लोगों में जो सैंपल उठाएं वो कितने लोगों का उठाएं, एक ये डाउटफुल बात हो गई। कितने लोगों का सैंपल साइज सही पड़ेगा, है ना? 4 लोगों का, 40 लोगों का, 400 लोगों का, या 4 करोड़ लोगों का, है ना? और दूसरा, ये 4 करोड़ लोग जो चुने हैं, इसमें हो सकता है कि बहुत से इंपॉर्टेंट लोग छूट जाए, तो हम लोग उनको तो वेटेज दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस रैंडम सैम्पलिंग की ये एक बुरी बात भी होती है। आई होप बात समझ में आई होगी। इसका अगला है हमारे पास पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी मर्जी से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग लोगों को उठाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल की टीचर है जो कि स्पोर्ट्स टीचर हैं और वो चाहती हैं कि वो बच्चे चूज किया जाए जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो वो क्या करेगी? उन बच्चों का ग्रुप बनाएगी या उन बच्चों को उठाएगी पूरे स्कूल में से जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, यानी उनके पर्पस को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? पर्पसिव या फिर डेलिबरेट सैम्पलिंग। क्लियर हो गई बात? इसमें हम केवल उन्हीं बच्चों को उठाने वाले हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटर है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। उसे लगता है कि ये लोग सबसे बेस्ट काम करेंगे। जैसे मैंने अभी स्पोर्ट्स वाली बात बताई कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे होते हैं, उसमें से हम लोग उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे इंडिया को बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। टीम बनाते हैं जैसे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्पसिव या डेलिबरेट सैम्पलिंग। मेरिट क्या है? दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। यानी अगर मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा सैंपल को, तो उसको हम इसमें ले लेते हैं। तो ये मेरिट है कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी सैंपल में आ जाते हैं। अगला है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली ट्यून्ड टू द पर्पस ऑफ स्टडी। अब हमारे को क्योंकि पता है कि हमें इन लोगों को सेलेक्ट करना है, उन लोगों को सेलेक्ट नहीं करेंगे जो कि वेस्ट है, तो हमारा टाइम बच जाता है उन लोगों पे, उन लोगों को हटाते ही। क्योंकि अगर हम उन लोगों को भी डाल देंगे ना पॉपुलेशन साइज के अंदर में, तो क्या होगा? हमारा टाइम बर्बाद होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं, अब उनका ट्रायल क्यों करवाया जाए? तुम्हें पता है कि बेकार ही परफॉर्म करने वाले हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को जब हम लोग हटा देते हैं ना, तो हमारे को जो सैंपल मिल रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है, टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, ईजी है। डीमेरिट की बात करें, ठीक है, डीमेरिट की बात करें तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, भेदभाव। हो सकता है कोई बच्चा आपसे आके आर्ग्यू करे, कहते कि मेरे को क्यों नहीं लिया, मैं भी अच्छा हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं यार ये वो नहीं होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ,
मान लीजिए बास्केटबॉल टीम चूज होनी है और टीचर को लगता है कि जो लंबे बच्चे हैं उनको ही लेना चाहिए, तो वो सारे लंबे बच्चों का सैंपल बना लेगी। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बच्चा जिसकी हाइट थोड़ी कम है वो बास्केटबॉल अच्छा खेलता हो, तो कल के दिन काउंटर नहीं कर सकता कि मैम मेरे को क्यों नहीं लिया? आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सही रिप्रेजेंट कर पाओगे। उसके साथ भेदभाव नहीं हुआ, वो अच्छा खेलता था लेकिन सैंपल में नहीं है। तो यानी यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखता है? पर्सनल बायसनेस दिखती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पर्सनल बायसनेस है, देखो अगर कहीं भी भेदभाव है तो समझ लेना रिजल्ट डाउटफुल है। भेदभाव इज इक्वल टू रिजल्ट डाउटफुल। क्यों? क्योंकि जब आपने भेदभाव ही कर दिया तो आप इसके कंक्लूजन को सही कैसे बता सकते हो? अब मान लो वो बच्चा सच में बहुत अच्छा खेलता था, वो बास्केटबॉल का बहुत ही ट्यून्ड प्लेयर था, ऑल दो उसकी हाइट छोटी थी, लेकिन ड्रिबल अच्छा करता था, वो अच्छा करता था, जंप्स अच्छे थे उसके, ठीक है, और आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया। अब जब आपने उसे कंसिडर नहीं किया तो आपकी जो टीम बनेगी उसकी पोटेंशियल पे हमेशा डाउट रहेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे बच्चे को तो लिया ही नहीं। जहाँ बायसनेस है वहाँ पे हमारे पास एक वो रहता है कि जो कंक्लूजन है वो डाउटफुल रहेगा। ठीक है, इस मेथड के बाद हम लोग आते हैं अगले पे, जो कि हमारे पास स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। ये क्या चीज़ होती है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को छोटे 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 स्ट्रैटा में बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। तो जैसे कि हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग के अंदर में? जैसे सपोज करो मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया है, इंडिया जैसी पॉपुलेशन को मैं क्या करूंगा? ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। दैट ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेटा। दैट ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेटा। उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा बोलते हैं। अब स्ट्रेटा किस बेसिस पे डिफाइन हो सकता है? मान लीजिए हम लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्ट्रेटा डिफाइन कर दिया, एरिया के बेसिस पे कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे स्ट्रेटा डिफाइन कर दिया। इंडिया के अंदर तो बहुत डाइवर्सिटी है, हम किसी भी तरीके से इनका ग्रुप बना सकते हैं, है ना? रिलीजन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या कहलाएंगे? स्ट्रेटा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्ट्रेटा। फिर हम हर स्ट्रेटा में जाएंगे और रैंडमली किसी को भी उठा लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम एवरी स्ट्रेटा वी चूज पीपल रैंडमली। ठीक है, तो इस तरीके के सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसका एक और एग्जांपल आपका स्कूल भी है। आपके स्कूल के अंदर में क्या होता है? जितने भी बच्चे हैं उन सबको स्ट्रेटा में तोड़ा हुआ है। कैसे? उनकी एज एंड क्लास के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि अगर जो 7th 8th क्लास, सॉरी 12th क्लास का जो बच्चा होगा उसकी एज जो होगी वो कहीं ना कहीं 16 से 18 के बीच में होगी, और जो पहली क्लास में जो बच्चा होगा उसकी एज कहीं ना कहीं 3 से 5 साल के बीच में ही होगी, है ना? अब एज वाइज हमने उसे क्लास दे रखी है ना, दिस इज नोन एज स्ट्रेटा। अब पूरा स्कूल में देखो कितने स्ट्रेटा हो गए? 12 स्ट्रेटा हो गए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड सो ऑन अप टू 12। हर क्लास में जाएंगे और वहां से रैंडमली एक बच्चा उठा लेंगे। इस तरीके की सैम्पलिंग को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड। हाँ, सेक्शन छोड़ो ना, वो सेक्शन तो वो है ना कि एक क्लास के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे नहीं बिठा सकते, तो सेक्शन बना दिए। अदरवाइज सेक्शन ए बी सी में जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एक क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ही तरीके के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके की नॉलेज गेन कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके के सैम्पलिंग को क्या बोला जाता है? स्ट्रैटिफाइड। अब इंडिया में तो रोल नंबर नहीं लगा सकते ना कि रोल नंबर वाइज बिठा दिया लोगों को, या फिर वैसे, तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा? रिलीजन के वाइज किया जा सकता है, एरिया के वाइज किया जा सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है मराठी बोलने वाले तो सारे मुंबई के लोग हो गए, ठीक है, और केरला के लोग हो गए, साउथ की जो भी लैंग्वेजेस होती है, पंजाबी, तो ये सारे के सारे एरिया वाइज भी हो सकते हैं, लैंग्वेज वाइज भी हो सकते हैं। फिर हर एक सेटा में से लोगों को रैंडमली चूज कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of items are selected from each strata so that entire population gets represented. Clear हो गई बात? मेरिट एंड डिमेरिट की बात करते हैं। दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन।
देखो इसके अंदर में हम लोग डाइवर्सिटी को कवर कर लेते हैं। डाइवर्सिटी को कैसे कवर कर लेते हैं? इसके अंदर में हम लोग ये देख लेते हैं कि भैया कौन कौन सी वैरायटी है, सारी वैरायटी को तोड़ लिया। अब हर वैरायटी में से हम लोगों ने रैंडमली कुछ को लिया है, तो जो हमारा सैंपल बना है उसमें सारी वैरायटी है। समझ में आई बात? जो हमारा सैंपल बना है उसमें सारी वैरायटी पड़ी हुई है। आगे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। क्योंकि अब स्ट्रैटा में डिफाइन कर दिया है, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो आसानी से। एक स्ट्रैटा का दूसरे स्ट्रैटा के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, दूसरे स्ट्रैटा का तीसरे स्ट्रैटा के साथ कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। तो आम बात है, समझ में आ गई होगी। डीमेरिट, बुरी बुरी बातें, यानी इस मेथड के ड्रॉबैक्स। सबसे पहला, स्ट्रैटा को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में तो चलो मैंने बता दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे कर लोगे, रिलीजन के बेसिस पे कर लोगे, एरिया के बेसिस पे कर लोगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे कर ही नहीं पाएंगे। मान लो एक देश के अंदर में सारे लोग सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं, अब लैंग्वेज के बेसिस पे स्ट्रैटा कैसे डिफाइन हो? मान लो एक एरिया जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, तो कैसे स्ट्रैटा डिफाइन करेंगे? ठीक है, ज़्यादा अब जैसे कि मैंने ऐसे बोल दिया कि एक कंट्री ले ली मैंने जो कि इतनी छोटी है कि उसके अंदर में स्टेट्स है ही नहीं। अब क्या उसमें टुकड़ों को मैं तोड़ोगे, कौन सा एरिया क्या एरिया, है ना? तो स्ट्रैटा डिफाइन करना अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, इट हैज लिमिटेड स्कोप। अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है ना, स्ट्रैटा डिफाइन नहीं कर पाओगे। स्ट्रैटा डिफाइन नहीं कर पाओगे, ये मेथड कैसे लगाओगे? दूसरा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द बायसनेस ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा। इसका क्या मतलब है? देखो 6th 7th 8th क्लास में बच्चों को डालना समझ में आ रहा है कि 6th ये बच्चा इतनी उम्र का है, इसमें जाएगा, इतनी उम्र का इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन जब हम बात पॉपुलेशन की कर रहे हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम किसी बंदे को किस स्ट्रैटा में डालें, ये अपने आप में एक चैलेंज की बात है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बंदा है जो कि बिहार में बॉर्न है, ठीक है, दिल्ली में घर है और काम वो बैंगलोर में करता है। समझ में आई बात? अब ये बंदा कहाँ का सही तरीके से किस स्ट्रैटा में डाला जाए, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। बर्थ वहाँ हुआ लेकिन वो कभी वहाँ रहा नहीं, बहुत लंबा टाइम इसने यहाँ पे कहाँ पे गुजारा, दिल्ली में गुजारा, शायद उसकी परवरिश वहाँ पे हुई, लेकिन फिर जब काम करने की बारी आई तो बैंगलोर में काम कर रहा और वो फिर वहीं रह रहा है। तो अब इसका कौन सी जगह पर डोमिसाइल बनाया जाए? ये हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो कि सर इसका जो रेजिडेंशियल है वो दिल्ली में, तो दिल्ली का बना दिया जाए, लेकिन वो फिर मेजॉरिटी टाइम बैंगलोर में रह रहा है। दिक्कत आ रही है ना? कन्फ्यूज़न हो रही है किसको कहाँ पे डाला जाए, किस जगह पे डाला जाए। एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में भी अच्छा है, एक बच्चा है वो वही बच्चा उसमें क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। फिर दिक्कत आ रही है, इसे स्पोर्ट्स वाले में डालें या इसमें डालें? अब हमने तो दो स्टार्टअप बना दिए, ये तो दोनों में ही फिट हो सकता है। कन्फ्यूज़न हो गई है ना? तो यहाँ पे कई कई बार होता है कि अब इस बच्चे को गलती से स्पोर्ट्स में डाल दिया, तो इसके साथ बायसनेस ये हुई कि पढ़ाई वाले में रह गया, पढ़ाई वाले में डाल दिया तो स्पोर्ट्स वाले में, तो बायसनेस के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, कई कई बार तो बच्चा ही बोल सकता है या फिर यही बोल सकता है कि मैं इस स्ट्रैटा में नहीं इस स्ट्रैटा में रहना चाहता हूँ। ठीक है, व्हेन द साइज ऑफ, अच्छा अगर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा है, मान लो एक पॉपुलेशन साइज जो है वो केवल 100 लोगों का है या फिर केवल 10 लोगों का है, अब 10 लोगों में क्या स्ट्रैटा डिफाइन होगा? 10 लोगों को किस स्ट्रैटा में डालोगे? क्या करोगे? 5-6 स्ट्रैटा बना के 2-2 लोग बनाओगे और 2-2 लोगों में रैंडम सैम्पलिंग करोगे, है ना? दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर स्ट्रैटा को डिफाइन करना अपने आप में एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। फिर आता है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग ना एक सिस्टम फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपकी क्लास के अंदर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि आपकी क्लास के अंदर बच्चे और मैम को कॉपी चेक करनी है, तो मैम क्या करेंगी? मैम कह देंगी सारे इवन नंबर के बच्चे आ जाओ, या फिर सारे ऑड नंबर के बच्चे आ जाओ, या फिर वो ये बोल सकती है, हाँ, या फिर वो बोल सकती है कि सारे 5 के मल्टीपल्स वाले बच्चे आ जाओ। अब मैम को क्या है ना कि सारी कॉपी अगर एक साथ लेके जाएंगे, मैम के पास बर्डन है, तो मैम क्या करती हैं कि घर लेके जाती हैं, तो कहती हैं
1 to 5 तक के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी कॉपी दे दो, मैं घर से चेक करके ले आऊँगी। फिर अगले दिन आएंगे 5 to 10 वाले। तो ये उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम अप्लाई किया है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब ये नहीं कि इसी तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, 5 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, स्क्वायर्स, ये वो जो आपको सही समझ में आ रहा है, कोई भी सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। every nth item of the numbered item is selected as a sample। कोई भी nth item आप उठा लेते हो, जैसे कि सारे a नाम के आ जाओ, b नाम के आ जाओ, ठीक है, इस तरीके से। मेरिट क्या है? दिस इज वेरी सिंपल मेथड। हार्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सनल बायसनेस, हार्ड पॉसिबिलिटी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, हार्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सनल बायसनेस, ठीक है। डीमेरिट की बात करते हैं। एवरी आइटम ऑफ इन द पॉपुलेशन नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड बिकॉज ओनली द फर्स्ट इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। तो देखो भैया, केवल फर्स्ट आइटम जो है रैंडम सैम्पलिंग पे है। फर्स्ट के बाद तो वो लग गया ना, सिस्टम लग गया कि फर्स्ट के बाद अगला ये बच्चा होगा, उससे अगला ये बच्चा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबके पास एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि जो सिस्टम लगा दिया वही किसी को उठाएगा, ठीक है। तो कंफर्म बात है, उस सिस्टम में जो लोग फिट नहीं हो रहे हैं वो सैंपल में नहीं आएंगे। अगला है, इफ ऑल द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग हैज नो स्पेसिफिक पर्पस। सारे बच्चों का नाम ए से ही है, ठीक है। अब क्या करें, दिक्कत हो गई, कैसे उठाएं? मान लो सारे बच्चों के चांस है कि सारे बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो सेम ही आ गए। अब ये चीटिंग हुई है, मान लो चीटिंग ही हुई है। अब क्या लगाओगे? यानी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है अगर सिस्टम नहीं लग पा रहा। तो अगर सारी की सारी पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो सिस्टम ही क्या लगा लोगे? क्लियर हो गई बात? तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आगे आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? मेरे पास पॉपुलेशन पड़ी हुई है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से मैं क्या करता हूँ, कुछ लोगों को ना एज अ कोटा बना लेता हूँ कि भैया मैं इनमें से ही मैंने क्या किया, कुछ लोगों को निकाल लिया। इसे हम लोग बोलते हैं कोटा, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब इसमें ना मैंने वैरायटी ऑफ लोग ले लिए हैं। इसी में से मैं क्या करूँगा, सैंपल उठाऊंगा। इसे हम लोग कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि मैं पूरी पॉपुलेशन को ना करके उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले में से सैंपल उठा रहा हूँ। क्लियर हो गया बात? इस तरीके के सैम्पलिंग क्या बोलते हैं? कोटा सैम्पलिंग। बहुत कम यूज़ होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बहुत वैसा है, मतलब सिंपल टॉपिक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? कई कई बार आपके जो कन्वीनियंस में आता है आप उसी को सैंपल बना लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर में 2000 हाउसेज हैं, ठीक है। 2000 हाउसेज है, हाँ। मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे सैंपल उठाने हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए कन्वीनियंट केवल ये घर है। समझ में आई बात? मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है? केवल ये घर है, ये वाले। तो मैं इन्हीं लोगों को क्या कर लूँगा, सैंपल के तौर पर उठाऊंगा। और इस तरीके की सैम्पलिंग को क्या बोलेंगे? कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग का मतलब मेरे ये कन्वीनियंस में था। बात वही है, यहाँ के लोग को उठाऊं, यहाँ के उठाऊं या यहाँ के उठाऊं। यहाँ के क्यों उठाऊं? क्योंकि मेरे घर के आसपास है। तो इस तरीके के सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्लियर हो गई बात? तो आई होप हम लोगों ने सारे के सारे मेथड डिस्कस कर लिया। अब एक बात ये आती है हमारे पास कि आप किसी सैंपल को जब आप उठा रहे हैं तो सैंपल को ऐसे समझ लो कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने जो सैंपल उठाया वो सही उठाया और ये बिल्कुल सही कंक्लूजन निकाल के देगा? ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है साइज ऑफ सैंपल। आप जितना सैंपल साइज लार्ज रखोगे वो उतना बेटर माना जाता है, ठीक है। सैंपल साइज जितना लार्ज रखोगे उतना बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो लार्ज है वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। 140 करोड़ में अगर आपने केवल 20 लोगों को ले लिया तो क्या ये सही रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ। 140 करोड़ में आपने 1 करोड़ या मान लो 14 करोड़
14 करोड़ लोगों को ले लिया, तो ये शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो सैम्पल साइज जितना लार्ज होता है उतना बेटर माना जाता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, देख लेना भैया कि आपका जो पॉपुलेशन है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड अच्छा है, सिस्टमैटिक अच्छा है, कौन सा है, ठीक है। तो चूज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नोट्स में है, ये सब चीज़ें नोट्स में है, ठीक है। जो वो जो नोट्स है उसमें है। बायसनेस, याद रखना है कि आपको जो भी मेथड यूज करना है उसके अंदर लीस्ट बायसनेस हो। देखो सैंपल है तो बायसनेस होगी, लेकिन बायसनेस कैसी होनी चाहिए, लीस्ट। जितना लीस्ट होगा उतना कंक्लूजन अच्छा होगा, सही होगा। जितना ज़्यादा बायसनेस होगी उतना कंक्लूजन फॉल्टी होगा। एंड ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर कौन होता है, जो डेटा कलेक्ट करता है। तो भैया जो भी एन्यूमरेटर आप चूज कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग अच्छे से करा देना, ठीक है ना। पता चला आपने नील बटे सन्नाटा जैसे आदमियों को एन्यूमरेटर रखा हुआ है, उन्हें चीज़ों को करना ही नहीं आ रहा, तो वो ऑफकोर्स ही बात है सैंपल गलत ही उठाएंगे। नौसिखिया लोगों को मत रख लेना एन्यूमरेटर, रिसर्च मतलब जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बदतमीज़ों को मत रख लेना, बायस लोगों को मत रख लेना, है ना, क्योंकि फिर वो जो चीज़ें उठाएंगे। तो ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ट्रेंड होने चाहिए, अनट्रेंड नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, ठीक है। सेंसस मेथड की खास बात क्या है कि ये कम एरिया के लिए अच्छा है, सैम्पलिंग मेथड जो है वो बड़े एरिया के लिए अच्छा है। सेंसस मेथड वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वो है, वैरायटी वाली है, हेट्रोजीनियस है। सैम्पलिंग वहाँ पे अच्छी है जहाँ पे सारे लोग एक जैसे हैं, क्योंकि सारे लोग एक जैसे हैं तो सैंपल उठा लो। सेंसस मेथड में इंफॉर्मेशन या आंसर जो है, कंक्लूजन जो है वो हमेशा एक्यूरेट होता है ज़्यादातर, यहाँ पे एक्यूरेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। सेंसस मेथड जो है वो कॉस्टली है क्योंकि आपको सारी यूनिट को कंसिडर करना है। सैम्पलिंग मेथड में चीपनेस है, क्यों, क्योंकि आपको केवल सैंपल के बारे में सोचना है। टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा सेंसस मेथड में, सैम्पलिंग मेथड में टाइम कम लगेगा। इसमें कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने सारे लोगों को कंसिडर किया है, बट यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ता है सैंपल को। फिर आप पॉपुलेशन के साथ वेरीफाई करते हो कि जो सैंपल उठाया क्या वो सही कंक्लूजन दे रहा है। अगर सही दे रहा तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो दोबारा करो, ठीक है। अब सेंसस, अब हमारे ना इंडिया के अंदर में दो इंस्टीट्यूशन है जो कि डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। एक है हमारे पास सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा है हमारे पास NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। NSSO अब NSO में वो हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, ठीक है, डिजॉल्व हो गया है। और वो क्या है हमारे पास, वो है कि NSSO जो है वो अब बन गया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, वो बन चुका है। तो NSSO अब NSO में कन्वर्ट हो चुका है। खैर, व्हाट इज सेंसस, सेंसस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो हर 10 साल के अंदर में डेटा कलेक्ट करता है और एंटायर पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो हर 10 साल में पॉपुलेशन का सर्वे करता है, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करता है और सारी पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। इसकी अथॉरिटी जो है वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, गवर्नमेंट की बॉडी है। और ये जब डेटा कलेक्ट करती है तो किसके बारे में करती है, एज पे, जेंडर पे, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है NSSO। ये क्या करती है, ये भी डेटा, ये भी सर्वे करती है। किस चीज़ के लिए सर्वे करती है, हाउस होल्ड के इनकम क्या है, खर्चे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है। और ये कैसे डेटा कलेक्ट करती है, थ्रू इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनेयर्स। ये इंटरव्यू वगैरह या क्वेश्चनेयर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। और सेंट्रल और स्टेट के डिपार्टमेंट के साथ ये मिलकर काम करती है और ये बहुत सारी चीज़ों पे अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक इस चैप्टर का एक समरी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।